Alright class, now listen on page number 28 we have this poem incident of the French camp, एक फ्रांसीसी खेमे का वाकया by Robert Browning. Okay, so this is the Robert Browning is the Victorian poet. Okay, so I already told you about the anthology. Like Robert Browning is the Victorian poet which we will learn in our book. Okay, so the last के जो poems हैं वो Victorian poets की हैं. That's why. And it is the last one, few last, third last and second last is the poem होगी. So that's Robert Browning is a Victorian poet. He was the very famous poet of this age. And you all know that Victorian poets used to write about wars and battles in their poems. Most of the time they used to depict the scenes of wars in their poetry. So Robert Browning has written a poem that is incident of the French camp, एक फ्रांसीसी खेमे का वाकया. It is the story about a war. It is a story about a battle. The war between France and Germany. Many years ago, almost 300 years ago, 300 साल पुरानी ये कहानी है कि फ्रांस एंड जर्मनी के बीच की लड़ाई है. And the French army invaded or stormed the city of Ratisbon. And Ratisbon was a city of Germany. फ्रेंच आर्मी ने क्या किया है, फ्रांस की आर्मी ने, फ्रांस की फौज ने क्या किया है कि इन्वेड किया है, हमला किया है रेटिस्बन के शहर में. और फ्रेंच आर्मी का जो एम्पायर है, फ्रांस का जो शहंशाह है, जो इसका एम्पायर है, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, एंड ही इज द रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ फ्रांस. इससे पहले शायद आपने कभी स्कूल लेवल में इनका नाम सुना होगा, दैट इज नेपोलियन. ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट एंड ही वाज अ वेरी फेमस फ्रेंच एम्पायर. फ्रांस इनके दौर में बहुत बड़ा सुपर पावर था दुनिया का, जब ये फ्रांस के बादशाह थे या जब उसके शहंशाह थे, एम्पायर थे. तो बड़े हमले किए और फ्रांस के एक बड़े एरिया में उन्होंने जो है वो कब्जा किया. तो फ्रांस के यूरोप के एक बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने जो इन्वेड किया और कंपेयर किया, उसको फतह किया. ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट की बात जब की जाती है कि जो कि फ्रेंच एम्पायर थे, इन्होंने रेटिस्बन के शहर पे भी हमला किया था, करवाया था अपनी फौज से. तो दूर कहीं रेटिस्बन के शहर था, लेट्स से इट इज द सिटी ऑफ रेटिस्बन, और इसके अंदर इसकी आर्मी गई हुई, और आर्मी के साथ साथ इनका जो है वो कमांडर भी गया हुआ है. ये इनको जो मार्शल कह रहे हैं जिसका नाम है लेनेस. तो लेनेस इनका आर्मी लीडर है जो कि सरबरा है फौज का, और वो लड़ने के लिए गया हुआ है रेटिस्बन अपने तमाम फौजियों के साथ. और उससे काफ़ी दूर, मतलब अ माइल और सो अवे, 1 मील के फासले पर एक टीला मौजूद है, एक माउंट मौजूद है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ माउंट एंड अ माउंट. माउंट आखिरी में टी जब आ जाए तो वो पहाड़ है, दैट इज लाइक दैट. दिस इज पहाड़, इसको माउंट कहते हैं. और अगर इसी को अगर आप तुम चपटा कर दो उसको ऊपर से, जब आप उसको, ठीक है, अगर आप उसको फ्लैट कर दो ऊपर से, और इट इज अ माउंट. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माउंट एंड अ माउंट. ठीक है, माउंट जो होता है वो ऊपर से फ्लैट होता है, लाइक प्लेट्यू टाइप का होता है. ठीक है, तो इससे काफी दूर जो है वो 1 मील के फासले पर जो है वो टीला था. दिस इज अ माउंट, और उस माउंट के ऊंचा सा टीला था और उसके ऊपर खड़ा हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रेंच एम्पायर था. ठीक है, और वो देख रहा था रेटिस्बन के शहर को, जहाँ पर जो है वो फौज जंग लड़ रही थी और धुआं उड़ रहा था और गोलाबारी हो रही थी और इस तरह की चीज़ें हो रही थी. तो इसी बीच एक वाकया होता है, एक इंसिडेंट रोनुमा होता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते हैं अपने नज़म इंसिडेंट ऑफ फ्रेंच कैंप, कि फ्रांसीसी खेमे का एक वाकया. बैकग्राउंड क्या है, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, दैट इज इट टेल्स यू अबाउट द हायर डिग्री ऑफ मिलिटरिस्टिक पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म मतलब होता है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत. वतन से मोहब्बत दो तरह की होती है, एक हमारे पास कहलाती है सिविल पैट्रियोटिज्म और एक कहलाती है मिलिट्री पैट्रियोटिज्म. सिविल पैट्रियोटिज्म मतलब कि एक आम शहरी को जो अपने वतन से मोहब्बत होती है, दैट इज अ सिविल पैट्रियोटिज्म. और एक होता है मिलिट्री पैट्रियोटिज्म, कि एक फौज को या सोल्जर्स को या सिपाहियों को अपने मुल्क से जो मोहब्बत होती है उसको हम कहते हैं मिलिट्री पैट्रियोटिज्म. एंड मिलिटरिस्टिक पैट्रियोटिज्म इज वे हायर देन सिविल पैट्रियोटिज्म. जो मिलिट्री होते हैं उनका वतन से मोहब्बत का जो जज्बा होता है वो आम शहरियों के जज्बे से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आम शहरी इतने आराम से अपनी जान को कुर्बान नहीं कर पाते अपने वतन के लिए. लेकिन एक शहरी आराम से अपनी जान को कुर्बान, एक शहरी कह रहा हूँ, एक फौजी आराम से जो है वो अपनी जान को कुर्बान कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए. दैट वो तो वही हायर डिग्री को बताया जा रहा है कि कितना ज़्यादा वतन से मोहब्बत करते हैं एक फौजी, एक जो सोल्जर होता है. एक सोल्जर की इमेंस लव बताई जा रही है उसके वतन के लिए. ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग पेज 28. You know, we French stormed Ratisbon.
a mile or so away, on a little mound, Napoleon stood on a storming day. अच्छा, ये जो कहानी सुनाने वाला है, जो उसका स्पीकर है ना, कहानी सुना कौन रहा है तो उसको याद रखिएगा, अ फ्रेंच सोल्जर। वो फ्रेंच सोल्जर है, कोई फ्रांस का सिपाही है जो ये सुना रहा है, ठीक है, स्पीकर है। तो वो कहता है, तुम जानते हो हम फ्रांसीसियों ने हमला किया रैटिस्बन के शहर में। हम फ्रांसीसियों ने, हम फ्रेंच मतलब फ्रांस के रहने वालों को फ्रेंच कहते हैं। हम फ्रेंच ने हमला किया, अटैक किया रैटिस्बन पर। 1 मील या कुछ फासले पर, एक छोटे से टीले पर नेपोलियन खड़ा था हमारे हमला करने वाले दिन। जब हम हमला करने के लिए गए तो 1 मील के फासले पर एक टीला था, उसके ऊपर फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट खड़ा था, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम में बनाया। With neck out thrust, you fancy how, legs wide, arms locked behind, as if to balance the prone bro, oppressive with its mind. उसकी गर्दन आगे की तरफ निकली हुई थी, गर्दन उसकी आगे की तरफ निकली हुई थी, आगे की तरफ वो देख रहा था। मतलब जो है ना, बंदा जब करीब आगे बढ़ता है, गर्दन आगे निकालते है करीब से देखने के लिए किसी चीज को, उसकी गर्दन बाहर को निकली हुई थी। आपको सोच सकते हो कैसे। लेग्स वाइड, उसने टांगों को चौड़ा किया हुआ था, आर्म्स लॉक बिहाइंड, और उसने बाजुओं को पीछे बांधा हुआ था, जैसे कि वो झुके हुए माथे को बैलेंस तवाजुन में करना चाहता हो। और उसके जहन में अफरा तफरी बरपा थी, और वो जहन में बहुत कुछ सोच रहा था। मतलब वो इसमें टीले के ऊपर खड़ा हुआ था, तो उसका सर आगे की तरफ निकला हुआ था, और वो लेग्स को वाइड करके खड़ा हुआ था। लेग्स वाइड इसलिए करता ताकि इंसान गिर ना जाए। टीले के किनारे पे जब हम करते हैं, जितना ज़्यादा लेग्स को आप सिर्फ आगे खड़े होगे उतना गिरने का डर होगा, और लेग्स जो वाइड होते हैं तो उस तरह से आप गिर नहीं पाते इतने आराम से। और इस तरह से कि जब आगे झुकते हो तो भी डर होता है, तो आप पीछे अगर आप उस तरह से बांध कर लेते हो, आर्म्स लॉक बिहाइंड जिसको हम कहते हैं, तो फिर आप जो है उस तरह से फिर गिरोगे नहीं, आ रहा है इतना भी झुक जो आप नहीं गिर सकते, हाथ अगर तक पीछे बंधे हो, ठीक है। तो इसलिए छोटे बच्चों को जो है वो जब असेंबली में निकालते तो वो हाथ पीछे बांध के इस तरह से चले, ताकि वो गिरे ना, धक्का वक्का दे, वो गिर ना सके। वो कोई रूल नहीं होता, जैसे ये सेफ्टी के लिए होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वो पीछे के, मतलब वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ यूं करके, उसने टांगों को आगे खोला और यूं करके आगे बढ़ा हुआ है। तो ये मंजर बताया जा रहा है कि नेक आउट थ्रस्ट है उसकी, ठीक है, और उसके जो लेग्स वाइड है, और जो है वो उसके आर्म्स लॉक बिहाइंड, पीछे उसने बांधा हुआ है, एज इफ टू बैलेंस द प्रोन ब्रो, जैसे कि वो झुके हुए माथे को बैलेंस कर रहा हो। मतलब वो देखना चाह रहा था दूर से कुछ रैटिस्बन के शहर में, और उसके जहन में तलातुम बरपा था, एक अफरा तफरी, एक तजब्जुब का आलम था उसके जहन में। बहुत कुछ सोच रहा था वो, उसके जहन में काफ़ी कुछ चल रहा था। अब क्या चल रहा था उसके जहन में, अगले स्टैंजा में। Just as perhaps he mused, my plans that soared to earth may fall. वैसे ही उसी वक्त शायद वो सोचा, क्या सोचा कि मेरे मंसूबे जो उड़ रहे हैं द अर्थ में फॉल, शायद वो ज़मीन पे गिर जाएं। जो मेरे मंसूबे, जो मेरे इरादे हैं, जो बड़े बुलंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे इरादे सारे ज़मीन पर आ जाए। जो जितना ऊंचा जब कोई उड़ता है उतना ज़्यादा उसको गिरने का डर होता है, ठीक है। तो मैं जितना ऊंचा उड़ रहा हूँ कि मैं, मेरे इरादे जो इतने बुलंद है कि मैं जर्मनी पे कब्जा कर लूँ, रैटिस्बन के शहर को अपना बना लूँ। तो मेरे इरादे जितने बुलंद हो, कहीं ऐसा ना हो कि इरादे मेरे ढह जाएं, इरादे मेरे गिर जाएं, ज़मीन पे गिर जाएं। लेट वंस माई आर्मी लीडर लेनिस वेवर एट गॉन्ड्रेवॉल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा आर्मी लीडर, मेरा सिपा सालार लेनिस जिसका नाम है, वो हार जाए सामने वाले दीवार पर। सामने जो रैटिस्बन शहर की दीवार है, वॉल्ड सिटी थी, रैटिस्बन के चारों तरफ दीवार लगे थे, कि उस दीवार के पीछे मेरा सिपा सालार लेनिस वो हार जाए, वो नाकाम होकर लौटे, ऐसा भी हो सकता है। आउट टू द बैटरी स्मोक्स देयर फ्लू, गोला बारूद के धुएं के बीच में से वहां उड़ते हुए आया, मतलब तेज रफ्तार में आया, और राइडर बाउंड ऑन बाउंड, एक शह सवार, एक घुड़सवार दिखाई दिया। मतलब धुआं धुआं हो रहा था रैटिस्बन शहर में, तो धुएं के बीच से, उस धुएं के बिल्कुल बीच से एक घुड़सवार जो है, वो घोड़े में सवार एक शख्स है, वो नेपोलियन की तरफ भागते भागते आया, फुल गैलोपिंग। घोड़ा सरपट दौड़ा रहा था। सरपट जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके चारों पांव जमीन से ऊपर रहते हैं, फौरन से थोड़ी देर जमीन पे आते हैं फिर ऊपर हो जाते हैं, तो कहते हैं घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, गैलोपिंग कर रहा है। कभी कभार पेंटिंग वगैरह में घोड़े को बनाता है ना, गैलप करता हुआ, तो चारों पांव ऊपर होता है, तो गैलोपिंग कर रहा था, सरपट दौड़ रहा था घोड़ा। नॉर ब्राइडल ड्रीव, और वो सवार घुड़सवार वो ब्राइडल को खींच भी नहीं रहा था। ब्राइडल मतलब लगाम को खींच नहीं रहा था। घोड़े की जो लगाम होती है उसका ब्रेक होता है, अगर आप उसको खींचोगे तो घोड़ा रुक जाएगा। तो घोड़े को लगाम को ढीला छोड़ा हुआ था, घोड़े के लगाम को जितना ढीला छोड़ोगे उतना तेजी से भागेगा। तो उसने घोड़े के लगाम को ढीला छोड़ा हुआ था, खींचना नहीं था वो, ताकि स्पीड में भागे घोड़ा। अंटिल ही रीच द माउंट, और वो इस तरह घोड़ा दौड़ाते ही गया यहाँ तक कि वो टीले तक पहुँच गया।
यहाँ तक है वो पहुँच गया नेपोलियन के पास। अब वो कौन शख्स था जो कि घोड़े में आया? सेकंड स्टैंजा में देखा कि एक शख्स की एंट्री हुई है, एक सोल्जर की, एक शख्स की एंट्री हुई है जो कि वहाँ पहुँचा है नेपोलियन के पास घोड़ा लेकर। Then off they are flung in a smiling joy and held himself erect by just his horse's mane, a boy. उसके बाद उतरा वहाँ से मुस्कुराते हुए, खुशी के साथ मुस्कुराते हुए उतरता है घोड़े से, ठीक है। तो वो पता लगता है कि भाई ये जो है वो फ्रेंच सोल्जर है, सिपाही है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो वो नीचे उतरता है खुशी के साथ, अपने आप को सीधा खड़ा रखता है अपने घोड़े के बालों को पकड़ के। तो घोड़े के पीठ पर बाल होते हैं ऊपर ना, उसको हॉर्सेस मेन कहा जाता है। तो वो घोड़े के नीचे उतरता है, घोड़े से नीचे उतरता है और घोड़े के बालों को पकड़ लेता है मजबूती से, ताकि अपने आप को सीधा खड़ा रख सके। शायद वो सीधा खड़ा हो नहीं पा रहा, उसको सपोर्ट की नीड है, तो वो इस तरह से हॉर्सेस मेन को पकड़ा हुआ है। जो हार्डली कुड सस्पेक्ट, आप मुश्किल से उस पर शक करेंगे कि वो जख्मी है, मतलब आप उस पर शक ही नहीं कर सकते कि वो जख्मी है। वो इतने ज़्यादा मतलब स्ट्रेट खड़ा हुआ है, जैसे चूँकि जब भी कोई सोल्जर वगैरह अपने आका मालिक या अपने शहंशाह के पास आते हैं तो सलूट करने के लिए अलर्ट वो खड़े हो जाते हैं, झुक के नहीं। तो वो बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ है और उसने सीधा खड़ा करने के लिए खुद को जो है वो घोड़े के बालों को पकड़ लिया, हॉर्सेस मेन को, और सीधा खड़ा है। स्कार्स एंड ब्लड, अच्छा, सो टाइट ही केप्ट हिज लिप्स कंप्रेस्ड, इतनी मजबूती के साथ उसने अपने होठों को भींचा हुआ है, बांधा हुआ है, होठों को दबाया हुआ है उसने अपने होठों को। स्कार्स एंड ब्लड केम थ्रू, कि मुश्किल से उसमें से कोई खून बाहर आ सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुंह में खून भरा है और अपने लबों को दबाया हुआ है कि जैसे अगर मुंह खोल देगा तो खून उसके मुंह से बाहर आ जाएगा। इस तरह से अपने मुंह उसने बंद किए हैं बिल्कुल। You looked twice ere you saw his breast was all but shot in two. आप दोबारा देखें, एक बार देख लिया तो पता लगे बिल्कुल हशाश बशाश, बिल्कुल फिट फाट एक सोल्जर खड़ा है, लेकिन दोबारा देखेंगे अगर दोबारा देखेंगे उसके सामने, ट्वाइस देखेंगे, तो आप उसके सीने पर देखें, was all but shot in two, उसमें 2 गोलियां लगी हैं। जब आप उसके सीने पर देखोगे गौर से तो पता लगेगा कि उसके सीने पर 2 गोलियां लगी हैं, मतलब बिल्कुल खड़ा होता है ऐसे जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन गौर से देखने में पता लगता है कि उस लड़के के सीने पर 2 गोलियों के निशान हैं, 2 गोलियां उसके सीने पर जो है आर पार हैं, ठीक है, और वो बंदा खड़ा हुआ है, वो सोल्जर। अब नेक्स्ट स्टैंजा, वेल क्राइड ही एम्पेरर बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव गॉट यू रेटिस्पन, बहरहाल चिल्लाकर कहा उसने, शहंशाह खुदा के फजल से हमने आपके लिए रेटिस्बन को जीत लिया है, खुदा के फसल से हम जंग जीत चुके हैं। वो लड़का आकर नेपोलियन को गुड न्यूज़ देता है और कहता है कि हम जिस शहर फतह करने गए थे रेटिस्बन का, वो शहर हमने जीत लिया है, इस शहर को हमने फतह कर लिया है। द मार्शल्स इन द मार्केट प्लेस, मार्शल लेनिस्ट जो है वो मार्केट में मौजूद है, मार्केट में मौजूद है रेटिस्बन की, एंड यू विल बी देयर एनॉन, और आप भी वहां जाएंगे अभी, और आप भी वहां भी जाएंगे, टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लैप हिज वैंस, ताकि आप देख सके अपने परिंदे वाले झंडे को अपने परों को फड़फड़ाता हुआ। ये जो लाइन है ना, टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लैप हिज वैंस, तो दिस लाइन इज अ पर्सोनिफिकेशन हियर इन दिस पोम। यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन मिल रही है, जहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर लिविंग जान डाली जा रही है उसके अंदर। वो कह रहे अच्छा, पुराने ज़माने में अभी तो फ्रांस का जो झंडा होता है वो सिंपल, वो ट्राई कलर एक हमारे पास एक फ्लैग होता है जिसको हम कहते हैं राइट नाउ, अभी जो झंडा है वो ट्राई कलर है, तिरंगा है, मतलब 3 रंग पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, और एक तरफ इस तरह से जो है वो ब्लू होता है, ठीक है, एक तरफ इस तरह से ब्लू कलर होता है पूरा, बीच में वाइट होता है, और यहाँ राइट साइड पर जो है वो रेड कलर। आपने कभी देखा होगा टी शर्ट्स इधर उधर बना हुआ भी होता है, जूते वूते हैं। दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस का झंडा है, बड़ा फेमस झंडा है, ठीक है। फुटबॉल वगैरह मैचेज होते हैं तो ये भी झंडा दिखाई देता है आपको फ्रांस का। तो दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस, लेकिन ये पुराने ज़माने में फ्रांस का ये झंडा था, तो ये अभी ये फ्रांस का झंडा है। पुराने ज़मानों में, ओल्डन टाइम्स में, फ्रांस के झंडे में एक ईगल की तस्वीर बनी हुई थी, एक शाहीन की तस्वीर बनी हुई थी, ठीक है। तो ओल्ड की बात मैं कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ईगल की एक तस्वीर थी उसके अंदर बनी हुई, इसलिए हम जो है वो फ्रांस के झंडे को फ्लैग बर्ड कहा करते थे। उस ईगल को हम कहते थे फ्लैग बर्ड, ये झंडे वाला परिंदा है। तो यहाँ पर यही लाइन लिखी गई, टू सी योर फ्लैग बर्ड फ्लैप हिज वैंस, कि आप देख सकते हैं कि आपका परिंदों वाला जो झंडा है वो अपने परों को फड़फड़ा रहा है। नेपोलियन के दौर में वो झंडा था, फ्लैग वाला, बर्ड वाला झंडा। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है भाई, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि परिंदे की मिसाल दी जा रही है जो अपने परों को फड़फड़ा रहा है,
लेकिन यहाँ पर एक झंडा है जो कि लहरा रहा है वहाँ पर, तो हिज लिखा हुआ है। हिज तो मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, बेजान चीज के लिए तो ईट इस्तेमाल करते हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि वो परिंदे वाला झंडा अपने परों को रेटिस्बन के शहर में फड़फड़ाए जा रहा है। एक्चुअली दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन, जिसमें एक बेजान चीज में शायरी के जरिए हमने जान डाल दी कि ऐसा लग रहा है कि कोई जिंदा चीज है ये झंडा जैसा कि। Where I to heart's desire, जहाँ पर मैंने अपने दिल की चाहत से पर्च थी मुझसे लगाया है। आप जाकर उस झंडे को वहां देख सकते हैं। The chief's eye flashed, चीफ की आंखें चमकी। His plans soared up again like fire, उसके मंसूबे दोबारा से बुलंद हो गए जैसे कि कोई आग की तरह उसके इरादे फिर से बुलंद हो गए। कि उसको लग गया कि भाई हम तो जर्मनी से भी जीत गए, इतनी बड़ी पावर से भी हम जीत गए, रेटिस्बन का शहर भी हमारा हुआ। तो जो पहले वो अफसोस का शिकार, मायूसी का शिकार था, डिसअपॉइंटेड हो रहा था, डिस्पेयर हो रहा था, तब वो मायूसी उसकी खत्म हो गई, दोबारा वो खुश हो गया। लास्ट सेंसा, द चीफ्स आई फ्लैश्ड, चीफ की आंखें चमकी, बट प्रेजेंटली सॉफ्टन इटसेल्फ, लेकिन फौरन से उसकी आंखें चमके थे, चमकने साथ ही नरम पड़ गई उसकी आंखें। As she's a film, the mother eagle's eye when her bruised eaglet breasts, जैसे कि एक फिल्म एक पर्दा छुपा लेता है मदर ईगल की आंखों को जब उसके बच्चा जख्मी होता है और सांस लेता है। यहाँ पर देखो एक मिसाल दी जा रही है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है एक सिमिली, एस करके लिखा है, एस शीज जैसा कि छुपाती है। तो मैंने आपको बताया था कि रिजेम्बलेंस या कंपैरिजन जब लाइक और एस के वर्ड के साथ किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ सिमिली, और विदाउट एस और लाइक के वर्ड के कहा जाए तो दैट इज अ मेटाफोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिमिली है, मतलब नेपोलियन की आंखें चमक रही थी, उनकी आंखों में गरूर घमंड थी उसकी आंखों में, लेकिन फौरन उसके साथ नरम पड़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब परिंदे की मिसाल दी जा रही है कि शाहीन एक परिंदा है, तो जब परिंदा अपने जख्मी बच्चे को देखता है कि परिंदा का बच्चा बीमार हो जाए, किसी भी परिंदे का बच्चा बीमार हो जाता है या जख्मी हो जाता है या मर जाता है, तो क्या परिंदा क्या उस मदर ईगल क्या करती है कि वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, अपनी आंखों को कवर कर लेती है, चूंकि वो अपने जो है वो बच्चे के दर्द को या उसकी मौत को नहीं देख पाती है परिंदा। ठीक है, तो अपने आंखों को बंद कर लेते हैं, देखा जाता है कॉमन ऑब्जर्वेशन में। सेम वैसा ही नेपोलियन ने क्या किया कि उसकी आंखें चमक रही थी, सॉफ्ट पड़ गई जब उसने देखा कि उसका जो सोल्जर है वो जख्मी है, उसको 2 गोलियां लगी हैं। यू आर वाउंडेड, तुम जख्मी हो, नेपोलियन ने कहा उससे, तुम जख्मी हो। ने हिज सोल्जर्स प्राइड टच टू द क्विक, उस सिपाही के फख्र ने, उस सिपाही के गरूर ने उसके दर्द को भुला दिया। वो अपने प्राइड में, अपने फख्र में वो अपने दर्द को भूल गया और कहा नहीं कि मैं जख्मी नहीं हूँ। ही सेड, फिर उसने कहा आई एम किल्ड सायर, मैं जख्मी नहीं हूँ, आई एम किल्ड सायर, जनाब मैं तो मर चुका हूँ, मैं जख्मी नहीं हूँ, मुझे तो मौत आ चुकी है, मैं मर चुका हूँ। एंड हिज चीफ बिसाइड, और अपने चीफ के सामने स्माइलिंग द बॉय फेल डेड, मुस्कुराते हुए लड़का गिरता है और गिरकर उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाता है। ठीक है, और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है और ये नज़म यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी हियर द थीम मिलिटरिस्टिक पैट्रियोटिज्म, कि वो लड़का, उस पर 2 गोलियां लगी थी, अगरचे वो पहले ही मतलब मरने से मरा दी कि वो अधमरा हो चुका था, वो 2 गोलियां लगी सीने पे, दिल पे भी गोली लगी, इंसान मर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ अपने जर्नल को, अपने एम्पायर को इस खबर को सुनाने के लिए वो बहुत दूर से 1 मील का फासला तय करते हुए आया घोड़े में, और बिल्कुल सामने आया भी तो स्माइल करता हुए, मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ वो, और बिल्कुल सीधा अपने आप को अलर्ट खड़ा किया और खुशी खुशी बताया एक जज्बे के साथ कि हमने रेटिस्बन के शहर को जीत लिया है और झंडा लगा दिया, आप भी वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि आपका परिंदा जो झंडा है अपने परों को फड़फड़ा रहा है। उसके बाद जब उसने ये देखा कि भाई नहीं ये तो जख्मी है, तो उसने कहा नहीं मैं तो मर चुका हूँ, और वो फिर गिरकर मर जाता है। तो दैट इज द हायर डिग्री ऑफ मिलिटरिस्टिक पैट्रियोटिज्म, कि मिलिट्री कितने ज़्यादा मोहब्बत करती है अपने वतन के साथ। सेम यही मैसेज आपको डिफरेंट और इंसिडेंट्स में मिल सकता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, ओलंपिक्स जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ओलंपिक जब स्टार्ट होती है तो अगर आपने ओलंपिक गेम्स को देखा हो ना शुरू होते हुए, तो उसमें एक मशाल लेकर एक बंदा दौड़ता है। ओलंपिक गेम जब स्टार्ट करनी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक मशाल होती है, एक आग अलाव जल रहा होता है एक लकड़ी के ऊपर, तो वो एक बंदा लेकर दौड़ रहा होता है। उसके बाद फिर ओलंपिक गेम को शुरू किया जाता है, हर जो दुनिया में हमेशा ऐसा ही होता है। तो वो जो मशाल लेकर दौड़ने वाली कहानी, वो भी जो थी वो एक ग्रीक एक सोल्जर की थी, कि ग्रीक्स जब जंग करने के लिए गए थे पर्शियंस से, एक जंग जब ग्रीक्स ने लड़ी थी, तो उस जंग में जब जीत हो गई थी ना पर्शियंस को, तो ग्रीक्स को जीत हो गई थी, तो वो इतने लंबा फासला तय करके, वो जो सिपाही था, ग्रीक सोल्जर था, तो वो दौड़ते दौड़ते गया था वो अपनी जो है वो जीत की खबर देने के लिए ग्रीस में।
यूनान में। ये हज़ारों साल पुरानी बात है और वो बताने के बाद वहीं पे मर गया था। इसलिए आज भी पूरी दुनिया में जब ओलंपिक गेम को स्टार्ट किया जाता है तो उस पर फिर क्या कहते हैं कि वो अलाव लेकर जो है वो मशाल लेकर दौड़ा जाता है उस सोल्जर की याद में। उसी सोल्जर की याद में मैराथन रेसेस का इनेकाद किया जाता है पूरी दुनिया में। आपने मैराथन रेस का भी नाम सुना होगा, क्योंकि वो जंग थी, मैराथन की जंग थी उसको हम कहते हैं, जिसमें वो शख्स भागा था। तो पूरी दुनिया में आप जाओगे, अमेरिका में, यूरोप के कितने कंट्रीज़ के अंदर हर जगह क्या होता है कि कुछ एक रेस रखी जाती है जिसमें हर शहर का हर बंदा पार्टिसिपेट करता है। वो जनरल पार्टिसिपेशन होती है। हर बंदा, शहर का एक एक बंदा, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, हर कोई दौड़ रहे होते हैं उसके अंदर। अभी टीवी में दिखाते हैं, वो एक मैराथन रेस उसको हम कहते हैं। अभी अखबार में, टीवी में आपने सुना होगा उसके बारे में। पाकिस्तान में नहीं होता नॉर्मली, लेकिन बाकी कंट्रीज में हो रहा होता है। तो वो हर कोई दौड़ता है उसमें, अभी कोई बंदा जीत भी जाता है, उसमें पूरा एक एरिया होता है, इतने एरिया में दौड़ना है, ऐसा वैसा। तो वो जो मैराथन रेस है वो भी जो है उसी सोल्जर की याद में रखी जाती है जो ग्रीस सोल्जर था, जो कि सब खबर सुनाता है इतने लंबे सफ़र तय करने के बाद पैदल और गिर कर मर जाता है। तो ऐसे सोल्जर्स की बड़ी वक़्त होती है। तो ये मिलिट्रिस्टिक पेट्रियोटिज्म को याद करने के लिए हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं। 6 सितंबर हम मनाते हैं, यौम दिफा जिसको हम कहते हैं, डिफेंस डे कहते हैं, और इस तरह के और बहुत सारे और हम दिनों को मनाते हैं जिसमें हम जो है वो सोल्जर्स की जो है पेट्रियोटिज्म के बारे में मसाले पेश करते हैं। तो ये भी नज़म उस तरह की एक कहानी सुनाता है आपको, ठीक है। बस समझ में आगे सबको क्या है अबाउट एवरीथिंग, ओके। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास।